देखिए, जैसे ऊपर हम पढ़े थे ना, वही बात नीचे है। क्या कहा जा रहा है यहां से कि अंतः श्वसन के समय पसलियां ऊपर की ओर और बाहर की ओर गति करती है। अंत जब श्वास को अंदर लेते हैं, हवा को हम अंदर लेते हैं, तो पसलियां क्या होती है, ऊपर की ओर और बाहर की ओर गति करती है। और जब डायफ्राम नीचे, और डायफ्राम क्या होता है, नीचे की ओर होता है, लेकिन वही जब गति करता है, यही गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़े में, हवा फेफड़े में चला जाता है। ये जो फेफड़ा है, तो जब क्या कहा जा रहा है, एक बड़ी पेशिया परत को जो डायफ्राम कहलाती है, वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। श्वसन में डायफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है, और अंतः श्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती है और डायफ्राम नीचे की ओर गति करती है, नीचे की ओर गति करती है। यही गति हमारे वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देता है और वायु फेफड़े में चला जाता है। फिर उच्छ्वासन, उच्छ्वसन, अंतः श्वसन हुआ अंदर लेना। जब उच्च श्वसन मतलब बाहर निकालना, उच्च श्वसन का मतलब क्या होता है, हवा को बाहर निकालना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ठीक है, तो जब हम बाहर निकालते समय क्या होता है, पसलियां नीचे और अंदर की ओर। इसमें क्या था, ऊपर और बाहर, और इसमें क्या, पसलियां नीचे और अंदर की ओर जाती है, जबकि डायफ्राम इसमें नीचे तो डायफ्राम इसमें ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है, इसके कारण वायु फेफड़े से बाहर धकेल दी जाती है। जैसे यहां देखो, वायु अंदर आती है, हवा मतलब यहां क्या हो रहा है, अंतः श्वसन हो रहा है। ये क्या हो रहा है, अंतः श्वसन, और यहां वायु बाहर की ओर फेंका जा रहा है, तो यह क्या हो रहा है, उच्छ्वसन, उच्छ्वसन। ठीक है, तो यहां देखो डायफ्राम नीचे की ओर गति कर रही है, डायफ्राम क्या है, नीचे की ओर गति कर रही है। तो स्वाभाविक बात है, जब श्वास अंदर लेंगे तो डायफ्राम क्या होगा, नीचे की ओर, और जब होगा कि नहीं होगा, बात समझ में आया। तो देखो वायु अंदर आती है, हवा समझो अंदर जा रहा है ना, अंदर गया 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 इसमें। ठीक है, अभी डायफ्राम नीचे की ओर गति कर रहा है, नीचे, ताकि फेफड़ा में जाए। और जब यहां वायु बाहर की ओर धकेली दी जाती है, पसलियां अंदर की ओर गति करती है। इसमें पसलियां क्या हो रहा है, अंदर की ओर गति कर रहा है, और इसमें पसलियां बाहर की ओर गति कर रहा है। ठीक है, तो ऊपर तो बताया गया कि क्या कह रहा है, बाहर धकेल दी जाती है। अपने शरीर में हम इन गतियों को आसानी से अनुभव कर सकते हैं, इस गति को हम आसानी से अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि हम बाहर की तरफ अभी धकेल रहे हैं या अंदर की ओर ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो, एक गहरी सांस लीजिए, जैसे अंदर की ओर एक गहरी सांस लीजिए, अपनी हथेली को उदर पर रखिए, उदर गुहा पर, और उदर की गति को अनुभव कीजिए। आप क्या पाते हैं, ठीक है, यह जान लेने के बाद कि श्वसन के दौरान वक्ष गुहा के अमाप, अमाप का मतलब साइज
में परिवर्तन होता है। बच्चे सीना बक्ष फुलाने की स्पर्धा में व्यस्त हो गए हैं। जैसे देखो, जब ये श्वास अंदर लेना चाहेंगे तो ये थोड़ा आगे की तरफ जाता है, जाता कि नहीं जाता है? तो ये थोड़ा ऐसे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब आदमी लो, अरे लो ना, बैठ करके एक लंबा श्वास अंदर लो। तो देखो, ये तुमको लगेगा कि ये थोड़ा बाहर की तरफ भाग रहा है। प्रत्येक यह दावा कर रहा था कि वह सीने को सबसे ज्यादा कौन फुलाएगा, फुला सकता है या सकती है। मतलब लड़की है तो सकती है और लड़का है तो सकता है। क्रियाकलाप 6.4 में एक गहरी सांस लीजिए। किसी मापन फीते से पक्ष का माप लीजिए। अभी जो इसको अगर मापेगा नॉर्मल में तो इसका कुछ अलग साइज हो जाएगा, और जैसे तुम लंबा श्वास लेगा तो ये कुछ ज्यादा फूल जाएगा। तो तुम्हारा ज्यादा बता देगा, नहीं बता देगा? हाँ, हम मोटेलहा सबके तो सीधा आत्ता तक चल लेते हैं, नहीं चले थे। देखो यहां, पुनः विस्तारित होने पर, पुनः विस्तारित होने पर वक्ष का आमाप लीजिए। बताइए कि किस सहपाठी ने अधिकतम विस्तार दिखाया है, सबसे ज्यादा किसने दिखाया है? तो ऐ दोनों में तो रोहन ज्यादा देखे न छल। ई बानर तो लंबा सांस ले, ऐसे लिया जाता है पगला। हम श्वसन की क्रिया विधि को एक सरल प्रतिरूप यानी मॉडल के द्वारा समझ सकते हैं। यहां कुछ पॉइंट दिया था। धूम्रपान फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है, धूम्रपान पड़ेगा महंगा, बेशक सिगरेट बीड़ी गांजा पड़ेगा सस्ता, लेकिन धूम्रपान पड़ेगा महंगा। नहीं, बेशक सिगरेट गांजा बीड़ी पड़ेगा सस्ता, लेकिन धूम्रपान करने से पड़ेगा महंगा। तो आदमी तो समझता है हो ना, 1-2 रुपया 4-5 रुपया में तो दही है, वही सिगरेट बीड़ी गांजा सब। ठीक है, धूम्रपान कैंसर से भी संबंधित है। इससे अवश्य बचना चाहिए। किससे? धूम्रपान करने से बचो, नहीं तो पड़ेगा। बेशक बीड़ी सिगरेट गांजा पड़ेगा सस्ता, लेकिन धूम्रपान करने से पड़ेगा महंगा। समझ में आया? हाँ। अब देखो बाबू, सहपाठी का नाम रोहन, और क्या है? शिवम, और किसी और का। तो अंतःश्वसन के समय अब बाहर के समय सब में भरना है, तो निश्चित है कि सबका अलग अलग होगा, है ना। आगे चलते हैं। ये देखो मापा जा रहा है। अभी नॉर्मल रहती है, जब ये वो करते तो ये फीता के तोड़ के फेंक देते सीधा। अरे नहीं भर देगा, है ना। अब देखो, बूझो जानना चाहता है कि कोई व्यक्ति अपने फेफड़े में कितनी वायु भर सकता है। बूझो जानना चाहता है कि अपना फेफड़ा में एक बार हवा को कितना भर सकता है।
ठीक है। प्लास्टिक की चौड़े मुंह वाली एक बोतल लीजिए, प्लास्टिक की चौड़ी मुंह वाली एक बोतल लीजिए, इसके पेंदे को काट कर अलग कर दीजिए। पेंदी, बोतल का पेंदी काट के फेंक दो। वाई के आकार की कांच अथवा प्लास्टिक की एक नली लीजिए, बोतल के ढक्कन में, क्या, बोतल के ढक्कन में एक ऐसा छिद्र लीजिए जिससे यह नली आसानी से निकल जाए, जिससे नली क्या हो, आसानी से निकल जाए। नली के शाखित सिरे पर 2 गुब्बारे बिना फूले हुए लगा दीजिए। बिना फूला हुआ, अरे नली ले करके नीचे से काट दो और 2 गो गुब्बारा, 2 गो गुब्बारा रखो और 2 गो नली पाइप जैसा, ताकि गुब्बारा में भर जाए। ठीक है। नली को चित्र 6.7 के अनुसार बोतल में लगा दीजिए, अभी दिखा रहा है। अब बोतल का ढक्कन लगा दीजिए ऊपर से, तथा उसे इस प्रकार सील बंद कर दीजिए कि वह वायु रुद्र हो जाए। बोतल के खुले पेंदे पर रबर अथवा प्लास्टिक रबर या प्लास्टिक की एक पतली सीट तान कर किसी रबर बैंड की सहायता से बांध दीजिए। एक पतली सीट तान कर किसी रबर बैंड के सहायता से बांध दीजिए। तो फेफड़े में होने वाले प्रसार को समझने के लिए रबर की परत को पकड़कर आधार से नीचे की ओर खींचने और गुब्बारे को देखिए, खींचिए और गुब्बारे को देखिए। इसके बाद रबर की परत को ऊपर की ओर धकेलिए और गुब्बारे को देखिए। क्या आपको गुब्बारे में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? इस मॉडल में गुब्बारे किस अंग को प्रदर्शित करते हैं? रबर की परत किसे प्रदर्शित करते हैं? अब आप श्वसन की क्रिया विधि को समझने में समर्थ हो गए होंगे कि आखिर श्वसन की क्रिया विधि क्या है। तो जो बात कहा है ना जी कि प्लास्टिक के चौड़े मुंह वाली एक बोतल लीजिए, तो चौड़ा मुंह वाला एक बोतल ले लिया है, ले लिया है। उसके बाद क्या किया है, देखो यहां पेंदी को काट दिया गया है, तो पेंदी को काट दिया है। पहले यहां पर क्या लगा दिया, 2 गुब्बारा लगा दिया, लगा दिया ना जी, 2 गुब्बारा लगा दिया। प्लास्टिक की बोतल है ये दोनों, आई रबर का सीट है जो इसमें लगा दिया गया है। अब यहां देखो ये क्या हो रहा है, गुब्बारा खुला। तो हमारी क्रिया विधि जो होता है ना, बिल्कुल इसकी तरह होता है जैसे हम श्वास लेते हैं। बात समझ में आया? श्वास जो लेते हैं तो वही इसकी क्रिया विधि होता है। ठीक है। श्वसन की क्रिया विधि को दिखाने के लिए प्रतिरूप ये जो बताया गया है कि श्वसन की क्रिया विधि, तो इसे भी जब श्वास लेते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है, फूलता है। ठीक है। हम उच्छ्वसन में बाहर क्या निकालते हैं? जब उच्छ्वसन करते हैं तो हम बाहर क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की। क्या, देखिए कोई पतली स्वच्छ परख नली लीजिए, पतली सी कोई स्वच्छ परख नली ले लीजिए और जिसमें कॉर्क लगा हो। नली में क्या लगा रहना चाहिए, कॉर्क आता है। यदि परख नली उपलब्ध न हो तो आप कांच या प्लास्टिक की बोतल ले सकते हैं, कांच या प्लास्टिक की बोतल। परख नली में थोड़ा सा ताजा बना चूने का पानी डालिए, किसमें, परख नली में या कांच या बोतल में। ठीक है। प्लास्टिक की एक स्ट्रॉ यानी नली को परख नली में
इस प्रकार डालिए कि वह चूने के पानी में डूब जाए। अब स्ट्रॉ यानी नली के द्वारा धीरे धीरे चूने के पानी में फूंक मारिए। फूंक मारना है, ठीक है, फूंक मारिए। तो चित्र 6.8 में अभी दिखा रहा है। क्या चूने के पानी में कोई परिवर्तन होता दिखाई देता है? क्या आप इसे अध्याय 5 में किए गए अध्ययन के आधार पर समझा सकते हैं? आप जानते हैं कि हम जिस हवा वायु का अंतः श्वसन करते हैं, अंदर लेते हैं जिस हवा को, अथवा उच्छ्वसन करते हैं, बाहर निकालते हैं जिस हवा को, वह गैसों का मिश्रण होता है। वह क्या होता है? जो हम हवा अंदर लेते हैं तो केवल ऑक्सीजन, गैस का मिश्रण अंदर जाता है, बताए थे। कुछ नली द्वारा अंदर में क्या होता है? छाना जाता है, कचरा इत्यादि सब। वह गैसों का मिश्रण होती है। हम क्या उच्छ्वसित करते हैं? क्या हम केवल कार्बन डाइऑक्साइड को उच्छ्वसित करते हैं अथवा उसके साथ गैसों के मिश्रण को भी उच्छ्वसित करते हैं? आपने यह भी देखा होगा कि अगर आप दर्पण के आगे उच्छ्वास छोड़ते हैं, शीशा पर, कभी शीशा पर हवा छोड़ना, उच्छ्वास छोड़ते हैं तो उसकी सतह धुंधली दिखाई देती है। जैसे शीशा को ले लेंगे, शीशा को साफ कर लेंगे, चमकता रहेगा सो उसको धुंधला बना देगा। हाँ, कर सकते हैं, धुंधला बना देगा, दिखाई देता है। यह नमी के कारण होता है। यह किसके कारण होता है? क्योंकि तो उसमें थोड़ा नमी भी गया ना, मुंह में से जो गया तो क्या गया? नमी, मतलब पानी पानी जाकर कौदे है। बात समझ में आया? जल के ये बिंदु कण कहां से आते हैं और पानी का यह जो छोटा छोटा कण आता है वो कहां से आता है? अन्य जंतुओं में श्वसन के बारे में तो यहां देखो, एक परख नली ले लिया गया है। अभी देखो ये फूक रहा है, इतना चूने का पानी लीजिए कि उसमें डूब जाए, ये फूक रहा है। ये स्ट्रोच है, ये नली है, पाइप जो तुम लोग जूस वगैरह पीता है ना, अरे नहीं पीता है, चूने का पानी, ठीक है। और इसमें क्या कर रहा है? फूक मार रहा है। चलो, अब ये तो हुआ आदमी किस तरह से श्वसन करता है, सो समझ में आ गया। श्वसन कैसे करता है, कैसे जाता है, कहां जाता है, क्या निकालता है। अब समझते हैं किसके बारे में? अन्य जंतु के श्वसन के बारे में, जैसे हाथी, शेर, गाय, बकरी, छिपकली, मेढक इत्यादि वगैरह, वो कितना श्वास ले है। आइए हम समझते हैं अन्य जंतु में श्वसन कैसे होती है। तो देखिए, हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेढक, छिपकली, सर्प, सर्प मतलब सांप, पक्षियों आदि जंतुओं की वक्ष गुहा में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं। तो हाथी में, शेर में, गाय में, बकरी में, मेढक में, छिपकली में, सर्प में जैसे ही आदमी का फेफड़ा होता है वैसे ही इस सब का भी फेफड़ा होता है। इस सब के क्या होता है? फेफड़ा। इसमें हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेढक, छिपकली, सर्प और पक्षी में क्या होता है? जिस तरह से मनुष्य में फेफड़ा होता है कि नहीं होता है? हवा किसमें भरा जाता है? मनुष्य के फेफड़ा में। अभी पूरा दिखाई देना क्रिया, ठीक है। जीवन श्वसन कैसे करते हैं, यानी जीव श्वसन कैसे करते हैं? क्या इनके भी मनुष्य के फेफड़ों जैसे ही श्वसन अंग होते हैं?
आइए पता करते हैं कि ये सब जो है आदमी की तरह श्वास लेता है या अलग। तो आइए समझते हैं। बूझो जानना चाहता है कि क्या कॉकरोच यानी तिलचट्टा जानता है ना, घोंघा जानता है, घोंघा डोका खाता ही होगा। आ? डोका घोंघा, माछ तो कोई नहीं छोड़ता होगा। मछली तो सब खा जाता है ना जी। केचुए, क्या केंचुए, चींटी, मच्छर में भी फेफड़े होते हैं। बूझो जानना चाहता है कि तिलचट्टा, घोंगा, मछली, केंचुआ, चींटी, मच्छर इत्यादि में भी फेफड़ा होता है। तो आइए समझते हैं। कॉकरोच के बारे में पहले समझते हैं। किसके बारे में? अब पूछेंगे कॉकरोच के बारे में, क्या क्वेश्चन बना करके लाना भाई। कॉकरोच के शरीर के प्रसव भाग में, पार्श्व मतलब पीछा, उल्टा, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। कॉकरोच जानता है? तिलचट्टा, उसके पिछले भाग में छोटा छोटा छिद्र होता है, पार्श्व भाग में। अन्य कीटों के शरीर में भी इस प्रकार की छिद्र होती है। जैसे कॉकरोच में होता है ना, वैसे अन्य कीट सब होता है ना, कीट सब छोटा कीड़ा मकोड़ा उस सब में होता है। यह छिद्र श्वास रंध्र कहलाता है। उस छिद्र के द्वारा, आप समझा? जैसे देखो, अगर कॉकरोच है तो कॉकरोच, जैसे देखो ये तुम्हारा नाक है छेद, तो इसे अंदर लिया ना, तो वैसे क्या होता है ना, वैसे क्या होता है ना कि कॉकरोच जो होता है, कॉकरोच के बॉडी में पार्श्व भाग में छोटा छोटा छिद्र होता है। क्या होता है? जैसे पत्ता में बताए थे ना, रंध्र होता है, रंध्र के द्वारा हवा जाता है, CO2। वैसे ही इसके अंदर श्वास रंध्र होता है। कॉकरोच के अंदर क्या होता है? श्वास लेने के लिए छोटा छोटा छिद्र होता है, और उसके द्वारा, अपना रंध्र द्वारा श्वसन करता है। कीटों में गैस का विनिमय यानी गैसों का आदान प्रदान, निकलना और बाहर जाना, अंदर जाना और बाहर निकलना के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है। कुछ कीड़ा मकोड़ा में देखला जाल जैसा रहता है। अब उस जाल के द्वारा ही क्या करता है? गैसों का आदान प्रदान करता है। क्या करता है? गैसों का आदान प्रदान करता है। जो श्वास प्रणाल या वातक कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वास प्रणाल या वातक कहलाता है। अब जैसे ये क्या है? कॉकरोच। अब देखो ये छिद्र जैसा है, छोटा छोटा बॉडी पर, पार्श्व पीछे भाग में छिद्र रहता है। उसी के द्वारा क्या करता है? रंध्र, श्वास रंध्र के द्वारा कॉकरोच जो है श्वसन की क्रिया करता है। बात समझ में आ रहा है बाबू? ठीक है। जैसे देखो श्वास प्रणाल तंत्र है, ये श्वास प्रणाल तंत्र है, ये अंदर में, कॉकरोच के अंदर में देखो कैसे बना है। ऐसे ही ना रहता है उसका शरीर। कॉकरोच का शरीर क्या रहता है? तो जिस तरह से तुम्हारा ऊपर में बॉडी है, चमड़ा सब दिख रहा है, और जब चमड़ा को उद्देश्य दिया जाएगा तो ऐसा दिखेगा तुम्हारे बॉडी में ना। इसको जो चमड़ा उखाड़ देगा सारा, तो ऐसा दिखेगा। ठीक उसी प्रकार कॉकरोच के ऊपर वाले पार्ट को अगर हटा दिया जाए तो यही बनेगा श्वास प्रणाल। ऐसा बनेगा जो अंदर में जाल की तरह एक प्रकार से श्वास रंध्र होता है। अब समझा? तो ये छिद्र है ना, तो इस छिद्र में है अंदर सुई सुई हवा घुसे है। बात समझ में आया ना? हाँ। अब यहां कुछ समझ लेते हैं कि देखो,
अच्छा, ये बात नहीं समझा दिए थे क्या? देखो कुछ यहां बातें हैं, देख लो। जैसे आदमी अथवा उच्छ्वसन करते हैं, वह गैसों का मिश्रण होता है। क्या होता है? गैसों का मिश्रण होता है। अब जैसे देख लो यहां थोड़ा सा, ये आदमी वाला बात है, किसका? अब जैसे यहां फेफड़ा है, ये क्या है? फेफड़ा। अब जब यहां फेफड़ा है, ये फेफड़ा है, आई ऑक्सीजन 21% अंदर में ठूस दिया फेफड़ा में, 16.4% ऑक्सीजन फिर ठूस दिया, ये निकाल दिया, सॉरी, ये तो ठूस दिया। अंतःश्वसित का मतलब क्या है? अंदर लेना। अंतःश्वसन करते क्रिया, इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन को अंदर लेना, अंदर में लेते हैं हम ऑक्सीजन को। और ये उच्छ्वसित का मतलब क्या है? कि बाहर निकालना। अब यहां से 0.03%, लेकिन इसमें 4% है, 0 से 0.4% कार्बन को क्या किए? अंदर ले लिए। फिर 4.4% कार्बन क्या हो गया? बाहर निकला। तो इसका क्या मतलब हुआ? कि जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन कितना लेते हैं? 21% ऑक्सीजन लिए। तो उस ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना? 0.03%, 4%, 3 से 4% अंदर लिए। तो ऑक्सीजन ज्यादा गया, कार्बन डाइऑक्साइड कम गया। जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो उसमें केवल ऑक्सीजन ही थोड़ी अंदर जाता है भाई, वह गैसों का मिश्रण होता है। वह क्या होता है? गैसों का मिश्रण होता है। और जब हम श्वास, इसीलिए कहा जाता है ना बाबू कि आसपास में वृक्ष जितना वातावरण अच्छा रहेगा, जितना, देखो जैसे अब कोई कुछ जला दिया, प्लास्टिक का या कोई चीज, कचरा चीज जला दिया, अब वो बाहर में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन में मिल गया, हवा में मिल गया, कचरा कार्बन डाइऑक्साइड सब मिल गया। अब तुम वही वाला श्वसन अंदर लेगा, पेट के अंदर जाएगा, तो वो क्या होगा? फिर नुकसान पहुंचाएगा। फिर वो क्या करेगा? हमारे शरीर के लिए नुकसान देह होगा। अब यहां 21% ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, हवा जब सांस लेते हैं ना तो 21% अंदर लेते हैं, तो 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, CO2। और जब बाहर निकालते हैं तो 16.4% बाहर। और कार्बन कितना बन के निकलता है? तो देखो, जब अंदर लिए थे कार्बन तो कम था और ऑक्सीजन ज्यादा था, लेकिन जब बाहर निकाले हम हवा को तो ऑक्सीजन की मात्रा कम बाहर निकला और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा बाहर निकला। तो बात समझ में आया? तो आपसे पूछा जाएगा कि श्वसन की क्रिया जो इंसान करता है, श्वास जो हम अंदर लेते हैं, तो ऑक्सीजन को ज्यादा अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा नहीं जाता है, बहुत कम। अगर इतना चला जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर में तो मर जाएगा आदमी। ऑक्सीजन अगर नहीं मिलने लगेगा इतना तो क्या होगा? मर जाएगा। बात समझ में आया? तो हम कह सकते हैं कि जब हम श्वसन की क्रिया अंदर करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा कितना? 0.03% ही पहले रहता था, लेकिन अभी का हवा क्या हो गया है? गंदगी, धीरे धीरे गंदी हो रहा है, इसलिए यहां पर क्या हो गया? 4। नहीं तो पहले था 0.03%, लेकिन अब बढ़ के क्या हो गया? 4। क्योंकि अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? गंदगी ज्यादा फैला रहा है। पेड़ पौधा पहले ज्यादा था, अब पेड़ पौधा धीरे धीरे कम हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या है? कहीं ना कहीं हवा में ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? 21% अंदर लेते हैं और 0.04% कार्बन को अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन ज्यादा, और बाहर निकालते हैं तो ऑक्सीजन कितना? 16.4% ऑक्सीजन बाहर और 4.4% कार्बन को बाहर। तो ज्यादा कार्बन हुआ ना, इसलिए हम कहते हैं ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को
बाहर छोड़ते हैं। बात समझ में आया? अब यहां किसकी बातें था भाई? अब यहां कॉकरोच के बारे में हम समझते हैं कि अन्य जंतुओं में श्वसन कैसे होता है। हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेढक, छिपकली, सर्प और पक्षियों आदि जंतुओं की वक्ष गुहा में मनुष्य की भांति फेफड़े होता है। ये आदमी वाला बात समझे हम लोग, कौन वाला? अब यहां कॉकरोच वाला, तो कॉकरोच में भी बताए कि बूझो जानना चाहता है कि क्या कॉकरोच, तिलचट्टा, घोड़े, घोंघे, मछली, केंचुआ, चींटी आदि मच्छर में भी फेफड़े होते हैं? कॉकरोच के बारे, कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छिद्र होता है। क्या होता है? छिद्र। तो जिस तरह से कॉकरोच में छिद्र होता है, जैसे हम लोग नाक के द्वारा श्वसन करते हैं, तो कॉकरोच के शरीर में पार्श्व भाग में छोटा छोटा छिद्र होता है। वैसे हम लोगों को दिखेगा नहीं वो छिद्र, हाँ माइक्रोस्कोप के द्वारा, मशीन के द्वारा दिखेगा तो उसके बॉडी में छोटा छोटा छिद्र होता है। तो उसको बोलते हैं श्वास रंध्र। क्या बोलते हैं? श्वास रंध्र। अब उस श्वास रंध्र के द्वारा कॉकरोच क्या करता है? श्वसन की क्रिया करता है। ठीक है। कीटों में, अब जिस तरह से कॉकरोच में होता है उस तरह से अन्य कीटों में भी क्या होता है? छोटा छोटा बॉडी पर छिद्र होता है। ठीक है। वायु, अब देखिए कीटों में गैसों के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है जो श्वास प्रणाली या वातक कहलाता है। ऑक्सीजन, अब देखो ऑक्सीजन समृद्ध वायु श्वास रंध्रों से श्वास नलों में जाकर शरीर के ऊतकों में विसरित यानी फैल जाता है। विसरित होना का मतलब क्या होता है? फैल जाता है। क्या होता है जी? फैल जाता है और शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंच जाता है। क्योंकि शरीर किसका बना हुआ है? कोशिका का बना हुआ है। तो कॉकरोच का शरीर भी किसका बना हुआ है? कोशिका का। हम लोगों का शरीर किसका बना हुआ है? कोशिकाओं से बना हुआ है। कितने कोशिका से? अनेकों कोशिका से बना हुआ है। ठीक है। जाकर के ऊतकों में विसरित हो जाता है। विसरित का मतलब क्या होता है? फैलना। और शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है। हर जगह शरीर के हर कोशिका में क्या करता है? हवा पहुंचती है। इसी प्रकार कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नलों में आती है और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है। और श्वास नल, अब उसी के द्वारा श्वास नाल अथवा श्वासन प्रणाल केवल कीटों में ही पाया जाता है। श्वास प्रणाल किस में पाया जाता है? तो कहेगा कीट, मच्छर, जैसे कि तिलचट्टा इत्यादि वगैरह किसके द्वारा श्वसन करता है? तो श्वास प्रणाल के द्वारा या श्वास रंध्र के द्वारा क्या करता है? श्वसन की क्रिया करता है। बात समझ में आया? ठीक है। जो उसके पार्श्व भाग में क्या रहता है? छोटा छोटा छिद्र रहता है। श्वास प्रणाल केवल कीटों में ही पाया जाता है। श्वास पूछेगा श्वास प्रणाल किसमें पाया? तो किसके द्वारा श्वसन करता है? श्वास रंध्र द्वारा या श्वास प्रणाली द्वारा। किसके द्वारा? किसके द्वारा? छिद्र कहां होता है? पार्श्व भाग में। कॉकरोच के पार्श्व भाग में छिद्र होता है। ठीक है। अब समझते केंचुआ के बारे में। किसके बारे में? ये हम लोग कॉकरोच के बारे में समझ लिए। अब किस जैसे कॉकरोच, जो कॉकरोच की तरह जो अन्य कीट होता होगा उसमें भी यही बात। ठीक है। अब देखो किसके बारे में? केंचुआ। कक्षा 6 के अध्याय 6 में आपने पढ़ा था कि केंचुए अपनी त्वचा से श्वसन करता है। पूछेगा केंचुआ किससे श्वसन करता है? त्वचा से। त्वचा जानता है ना? त्वचा से क्या करता है? श्वसन करता है। किससे श्वसन करता है भाई? तो त्वचा से श्वसन करता है। किससे श्वसन करता है? त्वचा से। ठीक है। अपने पढ़ा है कि केंचुआ अपनी त्वचा से श्वसन करता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे, हम कल पूछेंगे। केंचुए की त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र और श्लेष्मीय प्रतीत होती है।
इसमें से गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है। यद्यपि मेढक में मनुष्य की तरह फेफड़े होते हैं। मेढक में क्या होता है? जिस तरह से मनुष्य में श्वास जो लेते हैं उस तरह से मेढक भी लेता है, फेफड़ा। फेफड़ा द्वारा मनुष्य श्वास लेता है ना, तो मेढक में भी क्या होता है? फेफड़ा के द्वारा ही श्वास लेता है। और सब 10वां में जाकर के परीक्षा में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मेढक मनुष्य की तरह फेफड़ा होता है मेढक में भी, तथापि वे अपनी त्वचा से भी श्वास करते हैं। मतलब केंचुआ किसके द्वारा श्वसन करता है? त्वचा के द्वारा। मेढक किसके द्वारा? तो फेफड़ा द्वारा भी और त्वचा द्वारा भी। फेफड़ा द्वारा भी और त्वचा के द्वारा भी। जो आर्द्र और श्लेष्मीय होती है, ठीक है, होती है। अब जल में, अब क्या कर रहा है? जल में श्वसन। क्या हम जल में श्वसन कर सकते हैं? पानी में? पानी में, पानी में जब डुबकी लगाते हैं तो श्वास ले पाते हैं? तुम जो पानी में जाएगा, ऐसे बैठ जाएगा पानी में, तो तुम सांस ले पाएगा? जैसे अभी हम ऐसे रह रहे हैं, कितने देर तक रह सकते हैं? अब पानी में डुबकी लगा करके कितने देर? सांस तक। जब तक सांस है तब तक रह पाएगा, नहीं तो वही कह रहा है, क्या हम जल में श्वसन कर सकते हैं तथा जीवित रह सकते हैं? ऐसे अनेक जीव है जो जल में तो रहता है, जैसे मछली, मेढक, उस सबको बाहर निकल, कछुआ, उस सबको बाहर निकाल दो मर जाता है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, अब बाहर निकालो मर जाएगी। सब जानता है? मछली जल की रानी है, जल राजा, मछली रानी। मछली जल की रानी है और उसका जीवन पानी है। मछली का जीवन क्या है? पानी। पानी से बाहर निकालो तो, हाथ लगाओ तो डर जाती है, जैसे रहेगा मछली। ठीक है, क्या पानी में रहेगा मछली और उसको हाथ लगाने जाओ को डुबकी मार देता है। हाथ लगाओ डर जाती है, अगर बाहर निकाल दो तो छटपट छटपट करके मर जाती है। अरे मर जाती है ना, है ना। जल में श्वसन कैसे करते हैं? जो जल में रहते हैं वह कैसे श्वसन करते हैं, आइए समझते हैं। आपने कक्षा 6 में पढ़ा था कि मछलियों में क्लोम या गिल्स होता है। गिल्स, गिल कहो या गिल्स कहो, ठीक है, गिल्स पाए जाते हैं। क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करता है। कौन? गिल्स। जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उसकी सहायता करता है। क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं। मछली नहीं करते रहता है, तो वो जो क्या होता है उसको गिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिल्स। तो मछली किसके द्वारा श्वसन करता है? क्लोम या गिल्स कहो करके ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करता है। क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं, निकले होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्लोम किस प्रकार का श्वास में सहायता करता है। क्लोम को कहे तो गिल्स। क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है। खून, रक्त वाहिनियों, जब जो उसको फेफड़ा फाड़ेगा तो खून बहता है। जब गिल्स को फाड़ेगा ना तो खून ज्यादा निकलता है।
संख्या अधिक होती है जो गैस के विनिमय में, विनिमय का मतलब क्या होता है? आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान, गैस विनिमय में सहायता करती है। तो मछली को समझ में आ गया? जैसे देखो ना, यह देखो इक्लोम होता है यहां, इसी में ना, ये जब जो करता है तो ये सब डुब डुब करते रहता है, करता है कि नहीं करता है? तो इसी को बोलते गिल्स, यहां जो होता है इसको बोलते हैं गिल्स। इस गिल्स के द्वारा, क्लोम के द्वारा मछली श्वसन करता है। तो अभी हम लोग समझ गए आदमी के बारे में, तिलचट्टा के बारे में यानी कॉकरोच के बारे में, मेढक के बारे में, मछली के बारे में भी थोड़ा बहुत।